गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आप लोग सब अच्छे होंगे बच्चों। और आज जो अपन लोकतंत्र में आगे अध्ययन करेंगे, पिछली बार अपन ने लेक्चर जो है 8 लिया था, आज लेक्चर 9। तो पिछला जो अपन ने लोकतंत्र की परिस्थितियों को देखा था संचालन के लिए, ये अभी आप हेडिंग देख लें। पार्ट 5 का ये अपना हिस्सा चल रहा है लोकतंत्र, और इसमें जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है संचालन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, जिसकी अपन ने पिछले 8वें लेक्चर में ये पॉइंट्स को पढ़ लिया था। शांति व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र को वहाँ पर चलाना है, संचालन करना है। सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसका अपन अध्ययन कर चुके हैं। आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय। अब हम अगली कड़ी में देखेंगे ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या बता रहे हैं, इसके अंतर्गत कैसे हम समझेंगे कि इनके होने से लोकतंत्र का संचालन भली प्रकार से हो सकता है। सबसे यहाँ पे जो पहला पॉइंट अपन देख रहे हैं 5वें नंबर का है वो शिक्षित और जागरूक जनता। अब आप शिक्षित का अर्थ भी जानते हैं और जागरूक का अर्थ भी जानते हैं। जिस देश में जनता पढ़ी लिखी होती है, आपने देखा होगा कि अपने देश की सरकारें निःशुल्क शिक्षा, बालिका शिक्षा पर ज़्यादा जोर देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि जनता शिक्षित होगी तो वो अपना अच्छी तरह से भला बुरा समझ सकती है, सरकार की नीतियों को समझ सकती है, सरकार की योजनाओं के संबंध में उसको ज्ञान हो सकता है, क्योंकि उसका दिमाग जो होता है वो जागरूक हो जाता है। जागरूक है ना, वो अब जनता जो है सरकार की सभी चीज़ों पर बारीकी से नज़र रख सकती है। उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी योजनाएं या कौन सी जो नीतियां हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है। तो जनता का शिक्षित होना और जागरूक होना किसी भी लोकतांत्रिक देश में उसकी सफलता के लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट माना जाता है। इससे क्या क्या होता है? एक तो स्वस्थ जनमत का निर्माण। अगर जनता स्वस्थ होगी, ठीक है, शिक्षित होगी, तो उससे भी एक जनमत का निर्माण बनेगा जो सरकारों को बनाने में जो है सहायता करेगा। लोकतांत्रिक नीतियों और कार्यों का विरोध करने में समर्थ। जो भी मैंने कहा कि अगर शिक्षित है जनता तो उसको लोकतंत्र में जो भी नीतियां और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अगर उसको लगता है कि यह जनता के हित में नहीं है तो वो कार्य का विरोध करने में सक्षम होती है या समर्थ होती है, क्योंकि उसमें इतनी जागरूकता आ जाती है। शिक्षित होने से क्या होता है बच्चों, दिमाग जो है ज़्यादा डेवलप होते हैं और दिन दुनिया के, देश विदेश के बारे में जानकारी जो है लोगों को हो जाती है। लोकतंत्र की समस्याओं और प्रक्रियाओं को समझने में भी सक्षम हो जाती है। जनता जो होती है उसको पता है कि लोकतंत्र में उसके पास जो सबसे बड़ी पावर है सरकार बनाने की, और सरकार में अगर वो देखती है कि सरकार जागरूक नहीं है जनता की समस्याओं के लिए, तो वो उसकी आलोचना कर सकती है। तो जनता भी यहाँ पे क्या हो जाती है, जागरूक हो जाती है। तो ये जो है संचालन के लिए, किसके संचालन के लिए, लोकतंत्र के संचालन के लिए एक आवश्यक परिस्थिति मानी जाती है। तो शिक्षित और जागरूक जनता का होना। फिर अगला आता है जनमत, उसका निर्माण। तो जनमत का निर्माण कौन करता है? जनता ही तो करती है। जनमत का निर्माण कैसे होता है, मतलब जनता की राय का पता कैसे चलता है? इसके लिए जनमत के बहुत सारे साधन हैं, या अपन कह सकते हैं स्रोत है। आपने पढ़ा होगा मीडिया, मीडिया यानी प्रेस। अब ये मीडिया प्रिंट मीडिया भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी होता है। प्रिंट यानी आपने देखा होगा अखबार छपते हैं या मैगजीन्स आती हैं तो उनके ज़रिए, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो है, दूरदर्शन, जिसमें अपन आकाशवाणी, ये सब जानकारी है जिनके ज़रिए हमको मिलती है। साहित्य आप जानते हैं, ये जो किताबें छपती हैं इसके माध्यम से। प्रेस है, साहित्य है, रेडियो, सिनेमा के द्वारा भी जो है अच्छी बातें जो है वो पता चल जाती हैं लोगों को, और उसके माध्यम से भी एक बड़ा संदेश लोगों तक पहुंचता है और उससे भी जनमत का निर्माण होता है। दूरदर्शन बता ही दिया मैंने। तो इनके साधनों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर नियंत्रण हो जाता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है, तो ये फिर निरंकुश शासन वाली स्थिति हो जाती है। आपने पहले ही पढ़ा था कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में जो एक अंतर है कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में जहाँ होता है, चाहे भारत की बात हो या चाहे किसी लोकतांत्रिक देश की, वहाँ पे
जनमत के प्रमुख स्रोतों में, साधनों में यहाँ पर अगर उनके ऊपर अंकुश लगा दिया जाता है तो यहाँ पे नागरिकों की स्वतंत्रताएं क्या हो जाती हैं, छिन जाती हैं। तो इन पे नियंत्रण ना हो, और अगर ये स्वतंत्र हैं, जनता को अपनी बात कहनी है तो इनके माध्यम से अपनी बात कह सकती हैं। आपने देखा होगा जैसे रैलियाँ निकाली जाती हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो बड़े बड़े बैनर में भी लोग अपनी मांगों को जो है सरकार के समक्ष लाने का प्रयास करते हैं, मांगों को लिख करके लाते हैं। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि स्वतंत्र होने पे जनता को सरकार की आलोचना करने का जो है वो हक मिल जाता है, और वो आलोचना करने में सफल भी हो जाती है, क्योंकि इसकी क्या है कि आलोचना के जरिए मांगे सरकार तक पहुंच जाती है। तो ये जनमत का निर्माण जो है ये इन माध्यमों से होना आवश्यक है। तो अगर यहाँ पर जनमत का निर्माण करने के लिए परिस्थितियाँ मिल रही हैं जनता को, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर लोकतंत्र का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे ये 3 बातें आप देखो, नागरिक, नैतिक चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। किसी देश के नागरिकों का चरित्र बहुत ऊंचा है, अच्छा है। तो क्यों अच्छा है भाई? क्योंकि वो शिक्षित भी है, जागरूक भी है, वो भली भांति अपना हित समझ सकते हैं, हित के बारे में उनको जानकारी हो सकती है, सरकार भी सचेत रहती है कि जनता भी सजग हो गई है, जागरूक हो गई है। तो इसकी सुदृढ़ता आवश्यक, मतलब इसको मजबूती मिलना आवश्यक है, ये होना आवश्यक। यहाँ पे बच्चों अपन एक बात करते हैं कि मैंने पहले भी आपको समझाया था कि किसी भी देश में लोकतंत्र आना ही काफ़ी नहीं होता है कि लोकतंत्र आ गया, मतलब कोई पुरानी व्यवस्था को हटा करके और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ लोकतंत्र आ गया, क्योंकि लोकतंत्र को वहाँ पे मजबूती मिलनी बहुत आवश्यक है और लोकतंत्र का विस्तार होना भी। तो कब हम देखते हैं कि हाँ लोकतंत्र वहाँ पे अच्छी मजबूती पा गया है, वहाँ कि वहाँ पर जनता को अधिकार मिल गए हैं, अल्पसंख्यकों को अधिकार है, या वो वर्ग जो गरिमा और आज़ादी उनकी छिन गई थी, उनकी गरिमा आज़ादी बनाए रखने का, उनका सम्मान को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नागरिकों के नैतिक उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है, देश का नैतिक विकास हो रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण वहाँ पर किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से क्या होगा, नागरिकों को अपने अधिकार जो सरकार से मिलते हैं कौन कौन से हैं उसका बोध होता है, और उसके सरकार के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्योंकि हमारा यही नहीं कि हमें केवल अधिकार की ही मांग करना चाहिए, हमारे भी देश के प्रति बहुत सारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी हम उचित प्रयोग इसके माध्यम से अगर वहाँ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को सफल बना रहे हैं। तो सुदृढ़ता का होना आवश्यक है इन सब का, फिर अधिकार कर्तव्यों का उचित प्रयोग वहाँ पर हो, लोकहित का विचार, मतलब जो भी योजनाएं बने या जनता भी अगर कोई कार्य करती है तो ऐसे कार्य करे जो सर्व कल्याण के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं। जैसे आपको मैंने पहले बताया था हित समूह, दवा समूह होते हैं, तो कई दवा समूह ऐसे होते हैं जो केवल अपने ही वर्ग के लिए, उनकी समस्याओं के लिए कार्य करते हैं, उनको अन्य किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं होता। जबकि कुछ ऐसे वर्ग भी हैं, लोक कल्याणकारी वर्ग, जो लोकहित का विचार करते हैं, मतलब वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे सबका कल्याण वहाँ पर होता है। सहिष्णुता, मतलब आप देखिए, आप इससे नागरिकों में कौन कौन सी भावनाएं होती हैं। जब आप देखते हैं कि देश में राष्ट्रीय चरित्र अच्छा है, नागरिकों का नैतिक चरित्र बहुत अच्छा है, तो ये कब होगा, जब उनमें कुछ ये भावनाएं संवेग जो होते हैं, जैसे सहिष्णुता। सहिष्णुता इन्हें अपने धर्म के साथ तो सबका लगाव होता है, ये सभी अपने धर्म को पसंद करते हैं, पर अपने धर्म के साथ साथ जब वो दूसरे धर्म को भी बराबर का सम्मान देते हैं। ऐसा ना हो कि हम अपने धर्म की तो प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे धर्म की हम निंदा किए जा रहे हैं, तो वह सहिष्णुता नहीं होती। जब हम किसी के मार्ग में बाधाएं डालते हैं, किसी को पनपने का मौका नहीं दे रहे, तो वह सहिष्णुता नहीं। तो सहिष्णुता है जब सभी देश में रहने वाले लोगों को, चाहे किसी धर्म के हों, जाति के हों, उनको सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सबको बराबर का हक मिले। उदारता, एक दूसरे के प्रति उदारता की भावना, संकुचित भावना ना हो, उदार हो। सहानुभूति, इसका अर्थ भी आप जानते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना, ये सब क्या चरित्र को उजागर करने वाली चीज़ है। तो ये सब बातें। फिर सेवा है, प्रेम का व्यवहार है, और एक अपन ने देखा था राष्ट्र के प्रति प्रेम। हमने जब लोकतंत्र के गुण देखे थे तो हमने देखा था कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। और जागरूक क्यों होती है? क्योंकि उनको पता है इतनी बड़ी पावर हमको मिली हुई है, जो हमको मताधिकार का उपयोग करने के लिए इतनी बड़ी जो है सरकार ने हमको अधिकार दिया है कि हम अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो उनमें एक देशभक्ति की भावना जागरूक होती है कि ये हमारी ही सरकार है। तो देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम, ये सब बातों से क्या होता है, लोकतंत्र सफल हो जाता है।
नहीं तो आपने देखा है गैर लोकतंत्र में इतनी सारी सुविधाएं तो मिलती ही नहीं है, वहाँ पर नियंत्रण या अंकुश जो है जनता पर बना रहता है, तो वहाँ पे लोकतंत्र जो है वो सफल होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ दूसरी व्यवस्था आ जाती है। तो लोकतंत्र के संचालन के लिए ये सब चीज़ें होना आवश्यक है। तो नागरिकों का चरित्र, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र, इन सब में सुदृढ़ता होना, ये सब जो है भावना को होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर आता है 8वां पॉइंट इसमें, सत्ता का विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन। आपको पहले मैंने कुछ मुख्य बिंदु बताए थे, उसमें आपने देखा होगा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है बच्चों कि वहाँ पर जो सत्ता होती है, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे एकात्मक सरकार होती है, वहाँ पे और भी सरकारें होती हैं केंद्र के अलावा, पर उनको अधिकार नहीं होते, क्योंकि सारे अधिकार जो होते हैं वो एक सरकार में आकर के और सिमट जाते हैं। और अगर कभी वो अन्य सरकारों को अधिकार देती भी हैं तो कभी भी उनसे ले सकती हैं, वापस छीन सकती हैं। तो वो हम विकेंद्रीकरण नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे केंद्रीकरण। तो लोकतंत्र जहाँ होता है अधिकतर देशों में, वहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का विभाजन हो जाता है, शक्तियों का विभाजन हो जाता है, चाहे वो सरकारों के बीच में होता है। जैसे अगर अपन भारत का उदाहरण लें तो प्रारंभ में भारत में जब संविधान बना था तो 2 ही सरकारें थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फिर बाद में ये महसूस किया गया कि एक सरकार की आवश्यकता और है, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ के जो राज्य थे बहुत विशाल थे, और उस विशाल राज्यों में एक एक व्यक्ति की समस्या तक पहुंच पाना, उस समस्याओं का समाधान कर पाना सरकार के बस की बात नहीं हो रही थी। तब एक इसका कहना चाहिए कि हल निकाला गया कि एक सरकार की आवश्यकता और है, ताकि देश के कोने कोने में रहने वाले हर व्यक्ति की समस्या का समाधान, उसका हल निकल सके। और इसके लिए एक नया प्रावधान आया जिसको हम कहते हैं तीसरी सरकार, स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन यानी जहाँ पर स्थानीय लोग ही सरकार में अपनी भागीदारी करते हैं, मतलब वो अपने निर्णय वहाँ पर लेते हैं, वहाँ पर भी चुनाव होते हैं। तीसरी सरकार होती है, पर वो तीसरी सरकार उनके स्थानीय लोगों के लिए जो है उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए बनाई जाती है। तो ये स्थानीय स्वशासन जो है किसका है रूप, सत्ता का। यहाँ पर क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण तीसरे सरकार के रूप में। तो ये जब इसका अगर अपन आधार देखते हैं तो देखो 2 तरह का अपन ने जो है रूप देखा था। अधिनायक तंत्र ने, वही जो हमने कहा था जहाँ गैर लोकतंत्र है, चाहे तानाशाही हो, राजशाही हो, निरंकुश शासन व्यवस्था, जहाँ सैन्य ताकत के दम पर जो है सत्ता पे कब्जा कर लिया जाता है, नागरिकों के अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो अधिनायक तंत्र जहाँ पर अभी मैंने बताया सत्ता क्या हो जाती है, एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह जो होता है उनके हाथ में आकर के सिमट जाती है, उसका विभाजन नहीं होता, उनके पास ये सारी पावर होती है और वो चाहे तो अपने मनमाने जो है मनमर्जी के आदेश वहाँ पर जनता के ऊपर लागू कर देते हैं। और चूंकि वहाँ जनता को बोलने का हक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो सत्ता है, पावर है, हथियारों का दम है, तो वहाँ जनता की आवाज़ को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। जबकि लोकतंत्र में क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण। अभी मैंने समझाया था, सत्ता को क्या हो रहा है, बांट दिया गया है, स्थानीय लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है शासन को, ताकि वहीं उनकी सब समस्याओं का हल निकल सकता है। तो इससे क्या होता है, इस लोकतंत्र का जो रूपरेखापन है विकेंद्रीकरण में, स्थानीय स्वशासन जो बनता है, इससे 2 बातें होती है बच्चों। एक तो स्थानीय स्वशासन से जनता में शासन कार्य में रुचि, लोगों की रुचि जागृत होती है, क्योंकि उन्होंने खुद ने निर्माण किया है इसका। आपको पता है तीसरी सरकार जो है उसके भी चुनाव होते हैं। जैसे गांव में आपने देखा होगा पंचायतें होती हैं, पंचायत समितियां होती हैं, अपन शहरों में आते हैं तो नगर पालिका, नगर निगम, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई ना कोई स्थानीय स्वशासन की जो है वहाँ पर एक कड़ी के रूप में कोई ना कोई संस्था होती है। और ये सब होता है जनसंख्या के आधार पर कि भाई जो बड़े शहर है वहाँ पे उस हिसाब से वहाँ पे संस्था होगी। तो यहाँ पर शासन कार्य में रुचि जागृत होती है, और इससे क्या होता है, लोगों में नागरिकता की शिक्षा का विकास भी होता है। तो स्थानीय स्वशासन से यहाँ पे 2 बातें होती हैं, एक शासन कार्य में रुचि जागृत होती है लोगों की, और नागरिकता की शिक्षा भी उनमें पनपती है। तो ये तो अभी कुछ पॉइंट हैं जो हम देख रहे हैं लोकतंत्र का संचालन। फिर मैं वही पुरानी बात पे आती हूँ कि बच्चे लोकतंत्र की स्थापना होना ही काफ़ी नहीं होता है, लोकतंत्र का संचालन हो और भली भांति हो। क्योंकि कुछ देशों में ऐसा भी हुआ है कि लोकतंत्र आया, वहाँ पे पुरानी व्यवस्था को हटाया गया, वहाँ की जनता ने कई वर्षों तक संघर्ष किया और वहाँ पे वो कायम भी हो गए, किंतु उसको मजबूती नहीं मिल पाई और उनके हाथ से वो सत्ता छिन गई। और फिर दोबारा उन्होंने संघर्ष किया और
लोकतंत्र को लाने में फिर वो कामयाब। तो ये आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र आ गया है तो सफल ही हो, तो इसकी सफलता के लिए ये परिस्थितियों का होना आवश्यक। इसके अलावा कुछ और परिस्थितियाँ भी हैं बच्चों। आज के लिए आज इस लेक्चर में इतना ही। अगले में अपन और परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो ये जो है इसको आप ध्यान से देख लें। मैं इसको आपको बुक का प्रिंट भी भेज दूँगी, तो उसको इतना अच्छी तरह से पढ़ करके और इन्हीं का वर्णन आपको कॉपी में करके मुझे सेंड करना। ठीक है बच्चों, देख लें इसको ध्यान से।